अब हम करेंगे असाइनमेंट, ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट फॉर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कंटेन्स इलेक्ट्रोफाइल्स ओनली। इलेक्ट्रोफाइल्स आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज और इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होती हैं। तो इसमें सी ऑप्शन में जो 3 स्पीशीज दे रखी हैं, AlCl3 में एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, SO3 में सल्फर हैज गॉट वेकेंट d ऑर्बिटल्स और NO2 पॉजिटिव इज ए सिंपल केटायन। तो ये तीनों जो हैं दीज एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स ओनली। फिर सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, और इसमें जो है सी ऑप्शन उसकी जो 3 उसमें दे रखे हैं, बेंजाइल, बेंजाइल फ्री रेडिकल होता है ये। फिर इसके बाद आएगा एलाइल, एलाइल फ्री रेडिकल होगा ये वाला, यहां पर है CH2। और सबसे बाद में आता है टर्शरी, जैसे टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल की हम बात करें तो बेंजाइल में जो फ्री रेडिकल है दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। यहां से एक एक इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा और इधर इट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस सॉर्ट ऑफ थिंग, मतलब हाइपर कंजुगेशन में भी जैसे आपने किया था, तो इसलिए यहां पर स्टेबलाइजेशन थोड़ी सी कम होगी। और इधर तो प्योरली इंडक्टिव इफेक्ट है जो इस रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट से वीकर होता है, इसलिए इनमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो होगा ये वाला होगा कि बेंजाइल फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद आएगा एलाइल और सबके बाद टर्शरी अल्काइल। फिर थर्ड क्वेश्चन है इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व्स, इट इन्वॉल्व्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ओनली, तो इसलिए ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन में आउट ऑफ द फॉलोइंग द वन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लियोफाइल्स। अब न्यूक्लियोफाइल्स जो स्पीशीज होती हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज में जो फर्स्ट है पहले अमोनिया। तो अमोनिया में आप देख सकते हो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो होता है। नाइट्रोजन के ऊपर है लोन पेयर, और साइनाइड आयन जो है दैट इज ए नेगेटिव आयन, और CH3OH, दिस इज मीथेनॉल। तो मीथेनॉल में भी जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। तो इन तीनों केसेस में जो है या तो नेगेटिव आयन है या लोन पेयर्स हैं अवेलेबल फॉर डोनेशन, तो इसलिए ये तीनों एक्ट करेंगे एज न्यूक्लियोफाइल्स। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है विच एल्काइल ग्रुप हैज मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट। तो ये भी हमने इंडक्टिव इफेक्ट में किया था कि टर्शरी एल्काइल ग्रुप हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी, तो ए ऑप्शन है इसका आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन में दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन सिंगलेट कार्बीन। तो सिंगलेट कार्बीन मैंने आपको बताया था कि वो होता है जिसमें जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है दैट लाइज ओनली इन ए सिंगल ऑर्बिटल। तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। जो वेकेंट अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल होता है दैट लाइज अबव एंड बिलो द प्लेन कंटेनिंग द एटम्स। तो यहां पर जो पूरी पूरी ज्योमेट्री है दैट इज लाइक दिस। इस तरह से तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर वाली कार्बन जो है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। फिर सेवंथ क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक स्पीशीज। तो जो चारों ऑप्शंस हैं उनमें एरोमेटिक है ही सिर्फ सी ऑप्शन, जो मैंने आपको हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी बताया था कि ये वाला कंपाउंड है फ्यूरेन। तो फ्यूरेन में जो n पाई ऑक्सीजन के ऊपर दो दो लोन पेयर्स हैं, मैं आपको बोर्ड पे ही बनाकर बता देता हूं। ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं दो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनमें से एक लोन पेयर जो है वो n पाई कंजुगेशन के कारण
रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है तो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को हम पाई इलेक्ट्रॉन्स में ही काउंट करते हैं। तो देयर विल बी टोटल ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन दिस फ्यूरेन। इसलिए सी ऑप्शन जो है इट इज ए हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक इसलिए क्योंकि साइक्लिक रिंग में एक एटम जो है वो कार्बन को चेंज करके कोई और एटम रखा है। फिर 8th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द प्लस आई इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। प्लस आई इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो है टेंडेंसी किसकी होगी? तो यहां पर है O नेगेटिव और फिर उसके बाद है कार्बोक्सिलेट आयन, ये, और तीसरा दे रखा है टर्शरी एल्काइल ग्रुप। तो नेचुरल बात है कि नेगेटिव आयन जो हैं वो न्यूट्रल ग्रुप से तो ज्यादा ही स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होंगे। ये O नेगेटिव जो है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसलिए सबसे स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगी। इस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जो है दैट इज डीलोकलाइज्ड ओवर द 2 ऑक्सीजन एटम्स बिकॉज ऑफ n पाई कंजुगेशन। इसलिए अगर 2 ऑक्सीजन के ऊपर ये डिस्पर्स हो गया तो इसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ जो है वो उतनी नहीं रहेगी, ये उतना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग आगे नहीं होगा। और ये तो एक न्यूट्रल ग्रुप है, 3 अल्काइल ग्रुप्स के कारण काफी स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो है वो होता है। तो इनकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो कैपेसिटी है उसको हम उनका ऑर्डर जो है वो ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये था 8th क्वेश्चन। फिर 9th क्वेश्चन में है कि विच इज लीस्ट स्टेबल। इनमें मिथाइल फ्री रेडिकल, फिर उसके बाद बी ऑप्शन है प्राइमरी, सी ऑप्शन है सेकेंडरी और डी ऑप्शन है टर्शरी। टर्शरी फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है और मिथाइल फ्री रेडिकल सबसे कम स्टेबल है क्योंकि उसको स्टेबलाइज करने वाला कोई ग्रुप ही नहीं है। फिर 10th क्वेश्चन है रेजोनेंस इफेक्ट इन वॉल्स। रेजोनेंस इफेक्ट में आपको मैंने 3 कंडीशंस करवाई थी, पाई पाई कंजुगेशन, एन पाई कंजुगेशन और पॉजिटिव पाई कंजुगेशन। तो सबसे पहले पाई पाई कंजुगेशन मतलब पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कंजुगेटेड सिस्टम में डीलोकलाइज होते हैं। फिर एन पाई कंजुगेशन में लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स भी डीलोकलाइज होते हैं। तो रेजोनेंस इफेक्ट में ये दोनों तरह की डीलोकलाइजेशन होती है। और हाइपर कंजुगेशन जो थी उसमें आपने देखा था कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व होते हैं डीलोकलाइजेशन में, तो वो भी एक टाइप की रेजोनेंस ही होती है। तो इस तरीके से रेजोनेंस में ये तीनों तरह की डीलोकलाइजेशन जो है वो इन्वॉल्व होती है, पाई इलेक्ट्रॉन वाली भी, लोन पेयर वाले एन इलेक्ट्रॉन वाली भी और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स वाली भी। फिर 11th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। तो इसमें जो सी ऑप्शन है दैट इज ए टर्शरी कार्बोकेटाइन। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है ये मोस्ट स्टेबल गिना जाएगा। इसके बाद आ जाएगा बेंजाइल कार्बोकेटाइन। तो मैं इसकी पूरी बेंजीन की स्ट्रक्चर ही बनाकर ये बता रहा हूं। अगर हम बेंजीन की कैक्यूल स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो उससे ज्यादा हमें क्लियर होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है इट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो इसलिए ये काफी सिग्निफिकेंटली स्टेबल होगा। उसके बाद तो सेकेंडरी और टर्शरी और सेकेंडरी जो है सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बोकेटाइंस हैं तो वही जो है इसी ऑर्डर में ही स्टेबल होंगे। ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में, और ये बेंजाइल फ्री जो कार्बोकेटाइन है इट इज स्टेबलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस। फिर 12th क्वेश्चन है हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व्स, इट इन्वॉल्व्स द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इनटू एन एडजेसेंट पाई बॉन्ड। तो यही हमने किया था जब हाइपर कंजुगेशन की हमने एग्जांपल ली थी। जैसे हाइपर कंजुगेशन मैंने एक्सप्लेन की थी विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल ऑफ प्रोपीन। तो इसमें आपने देखा था कि जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं एलिलिक कार्बन के जो भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स हैं, ये तीनों सिग्मा बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड्स, ये डीलोकलाइज हुए थे इनटू
द नेक्स्ट जो है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसके साथ। तो इसका मतलब है जो ए ऑप्शन डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इनटू एन एडजेसेंट पाई बॉन्ड, यही इसका सही आंसर है। फिर 13th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज मैक्सिमम हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो जिसमें सबसे ज्यादा एलिलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन होंगे वही सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो करेगा। जैसे अगर हम देखें कि ये है CH2CH और इसके बाद आएगा ये एलिलिक कार्बन, तो एलिलिक कार्बन के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होने चाहिए। वो अगर CH3 लिखेंगे तो 3 है। फिर आप बी ऑप्शन देखोगे, बी ऑप्शन में है CH2CH3 तो इसमें 2 हैं। फिर सी ऑप्शन है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, इसमें 1 है। और डी ऑप्शन है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, इसमें एक भी एलिलिक हाइड्रोजन नहीं है। तो सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन जो है ये CH3 मिथाइल ग्रुप यानी कि ए ऑप्शन वाला ग्रुप जो है वो शो करेगा। फिर 14th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायंस इज लीस्ट स्टेबल। अब लीस्ट स्टेबल देखना है यहां पर, तो जो ऑप्शंस दे रखी हैं 4, उनमें से जो ए ऑप्शन है उसकी अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो इट इज बेंजाइल कार्बोकेटायन विच विल बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। और बी ऑप्शन जो है उसमें हमने CH2 पॉजिटिवली चार्ज CH2 ग्रुप के पैरा पोजीशन पर एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप लगा रखा है। और सी ऑप्शन में पॉजिटिवली चार्ज CH2 ग्रुप के पैरा पोजीशन पर एक मिथॉक्सी ग्रुप लगा रखा है जो रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। और डी ऑप्शन में क्लोरीन लगी है। तो इन सभी में मैक्सिमम जो है डिस्पर्सल ऑफ चार्ज कौन करेगा, NO2 ग्रुप ही करेगा, क्योंकि यही एक बेसिकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इसलिए ये वाला जो बी ऑप्शन है ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इस केस में मैक्सिमम डिस्पर्सल ऑफ चार्ज होगा। फिर इसके बाद है 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायंस इज लीस्ट स्टेबल। तो इसमें भी सिंपल है, ए ऑप्शन है बेंजाइल कार्बोकेटायन विच विल बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। सी ऑप्शन में भी जो एलाइल कार्बोकेटायन है ये भी रेजोनेंस के कारण ही स्टेबलाइज होगा। डी ऑप्शन है टर्शरी कार्बोकेटायन, ये इंडक्टिव इफेक्ट के कारण स्टेबलाइज होगा। और बी ऑप्शन में जो आपको विनाइल कार्बोकेटायन दिया गया है उसमें कोई भी चांस ऐसा बनता ही नहीं है, कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं है या कोई प्रोसेस ऐसा नहीं होता जिससे ये स्टेबलाइज हो। तो इसलिए बी ऑप्शन वाला विनाइल कार्बोकेटायन लीस्ट स्टेबल होगा। फिर 16th क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन कार्बीन्स इन ट्रिपलेट स्टेट। ट्रिपलेट स्टेट थी जब मैंने आपको कार्बीन्स करवाए थे कि जिसमें कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन होती है और दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है विद सेम स्पिन, इस तरह से। तो इस तरह से इसको आप बोलते हो ट्रिपलेट कार्बीन और इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है sp। तो 16th क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। फिर 17th क्वेश्चन है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्विंग सिग्मा बॉन्ड्स। तो ये तो सिंपली हाइपर कंजुगेशन है। 18th है द मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन। अब मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन बोला है तो यहां पर भी चारों ऑप्शंस में कार्बन आयन को कौन स्टेबलाइज करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो चार्ज को डिस्पर्स करेगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है सिर्फ डी ऑप्शन में, दैट इज नाइट्रो ग्रुप, द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इसलिए यहां पर डी ऑप्शन वाला जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन होगा। फिर 19th क्वेश्चन में हमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ
डिफरेंट कार्बोकेटायंस करना है। जो फर्स्ट केस है, क्वेश्चन में तो नो डाउट रिंग नहीं बनाई गई, सिंपल C6H5 ही लिखा है, तो मैं आपको ये पूरी स्ट्रक्चर बनाकर एक्सप्लेन करता हूं। सेकंड केस हमें दिया गया है ये वाला, जिसमें बेंजाइलिक कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, और थर्ड केस है बेंजीन रिंग के ऊपर जो बेंजाइलिक कार्बन है इसी के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज है। और फोर्थ ऑप्शन में बेंजाइलिक कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसके साथ दो दो मिथाइल ग्रुप्स भी अटैच्ड हैं। तो आपको पता है जब बेंजाइलिक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो इट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो इसमें रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइजेशन होगी, इसमें होगी, इसमें होगी, तीनों में रेजोनेंस के कारण तो बराबर स्टेबलाइजेशन होगी। पर यहां पर एक मिथाइल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट के कारण भी स्टेबलाइजेशन कर रहा है। यहां पर दो दो मिथाइल ग्रुप्स हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण इसको स्टेबलाइज करते हैं। तो ये वाला पॉजिटिवली चार्ज कार्बन जो है, ये वाला जो कार्बोकेटायन है, इसमें स्टेबलाइजेशन मैक्सिमम है, क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप्स इंडक्टिव इफेक्ट के कारण इसको स्टेबलाइज करते हैं और एक बेंजीन रिंग ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट इसको स्टेबलाइज करती है। इसलिए ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और इसमें तो कोई नेट मतलब वी कैन से कि इफेक्टिव स्टेबलाइजिंग ग्रुप ही नहीं है। ये बेंजाइलिक जो है, बेंजाइल ग्रुप जो है, ये बहुत वीकली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा, तो इसलिए ये सबसे कम स्टेबल होगा जो सेकंड है। और जो फोर्थ है ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और फर्स्ट और सेकंड में जो फर्स्ट और थर्ड में थर्ड वन विल बी मोर स्टेबल देन द फर्स्ट वन। तो सेकंड के बाद आएगा नंबर 1 और फिर नंबर 3 और 4, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर 20th क्वेश्चन में द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ ए मॉलिक्यूल डू नॉट हैव, तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं इनमें क्या नहीं होता, इनमें कभी भी आइडेंटिकल बॉन्डिंग नहीं होती। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में तो सिर्फ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, इलेक्ट्रॉन्स ही इधर उधर मूव करते हैं। तो आइडेंटिकल बॉन्डिंग कभी भी डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नहीं होगी। उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कभी एटम्स इधर उधर मूव नहीं करते। फिर 21st क्वेश्चन है, होमोलिटिक फिशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इन इथेन गिव्स एन इंटरमीडिएट इन विच कार्बन इज। इथेन है जैसे, तो मैं उसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं। दिस इज इथेन। अब इसका अगर होमोलिटिक फिशन किया जाए कार्बन कार्बन बॉन्ड का, मतलब यहां से ये बॉन्ड ब्रेक किया जाए, होमोलिसिस है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन एटम्स को, दोनों कार्बन एटम्स को एक एक इलेक्ट्रॉन ऑफ द बॉन्ड पेयर जो है वो अवेलेबल होगा। तो अब इस कार्बन की, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन की स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp2, ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट इन दोनों कार्बन की हो जाएगी। तो इस तरीके से 21st क्वेश्चन जो है उसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन पर मोल। अब हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन किसकी सबसे कम होगी, तो जैसे ये सारे ब्यूटीन के ही डिफरेंट आइसोमर्स हैं, जो डी ऑप्शन है दैट इज 1,3 ब्यूटाडाइईन, उसमें तो दो डबल बॉन्ड्स हैं, तो नेचुरल बात है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन तो ज्यादा ही होगी। अब ए ऑप्शन है 1 ब्यूटीन और बी ऑप्शन ट्रांस 2 ब्यूटीन। मैं इनको बोर्ड पे ही बना के बताता हूं। 1 ब्यूटीन होती है ये, फिर उसके बाद बी ऑप्शन है ट्रांस 2 ब्यूटीन,
दैट इज दिस, और सी ऑप्शन है सिस 2 ब्यूटीन। सिस 2 ब्यूटीन होगी जब दोनों मिथाइल ग्रुप्स होंगे ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। और डी ऑप्शन जो है दैट विल बी 1,3 ब्यूटाडाइईन, दैट इज दिस कंपाउंड। अब ये तो दो दो पाई बॉन्ड्स होने के कारण, दो दो डबल बॉन्ड्स होने के कारण सबसे कम स्टेबल होगा, या इसकी एनर्जी जो है वो सबसे हायर होगी। इन तीनों में से ए, बी और सी में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ट्रांस, और इसका मतलब है सबसे ज्यादा की एनर्जी जो है वो सबसे कम होती है। इन सभी की अगर हम रिडक्शन करें तो रिडक्शन करने से बनेगा ब्यूटेन ही, नॉर्मल ब्यूटेन बनेगा जो एंड प्रोडक्ट होगा। अब ट्रांस 2 ब्यूटेन की अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम इनका बनाएं तो ये मान लो एनर्जी है ब्यूटेन की, नॉर्मल ब्यूटेन की, जो प्रोडक्ट बनेगा तो जो ट्रांस है, ट्रांस की एनर्जी होगी यहां पर, ये बी ऑप्शन है। फिर इससे ज्यादा एनर्जी होगी सिस की, तो सिस की एनर्जी मैंने थोड़ी ज्यादा बना दी। फिर ए ऑप्शन जो है जिसमें कोई आइसोमेरिज्म ही नहीं है तो वो हम सबसे ऊपर इन दोनों में से रख लेते हैं, और ये डी सबसे ही ज्यादा इसकी एनर्जी होगी। तो अब आप देख सकते हो कि जब हम इनकी हाइड्रोजिनेशन करें या रिडक्शन करें तो किस केस में सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो निकलेगी। तो इसमें बी ऑप्शन वाला जो है उसमें सिस 2 ब्यूटीन से सॉरी ट्रांस 2 ब्यूटीन से सबसे कम एनर्जी होगी, निकलेगी, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन सबसे कम होगी। फिर सिस की उससे ज्यादा होगी, 1 ब्यूटीन की उससे ज्यादा, और 1,3 ब्यूटाडाइईन की सबसे ज्यादा होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो स्मॉलेस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है बी ऑप्शन, दैट इज ट्रांस 2 ब्यूटीन की। फिर इसके बाद है 23rd क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ reactivity in electrophilic substitution reactions of the following compounds। आपको यहां पर चार जो हैं वो कंपाउंड्स दे रखे हैं। तो इनमें फर्स्ट केस है जैसे सिंपल बेंजीन रिंग, सेकंड है बेंजीन के ऊपर लगाया हुआ है एक मिथाइल ग्रुप टोलुइन, थर्ड कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन, और फोर्थ कंपाउंड है नाइट्रोबेंजीन, यानी कि बेंजीन के ऊपर एक स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा रखा है। तो हमें पूछा गया है कि क्या होगा इनका करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बेंजीन रिंग शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच, तो इलेक्ट्रॉन रिच होनी चाहिए। मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है जो रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच करता है। क्लोरीन रेजोनेंस इफेक्ट में तो चाहे इलेक्ट्रॉन्स नीचे को रिंग को रिलीज करती है, पर जब इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, तब ये बड़ी स्ट्रांगली बेंजीन रिंग से वापस इलेक्ट्रॉन खींच लेती है, यानी कि ये रिंग को एक्टिवेट नहीं करती, रादर डीएक्टिवेट करती है। तो यही एक हमारे पास है एलिमेंट ऐसा कि जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग चाहे है पर रिंग को डीएक्टिवेट करता है। तो सबसे ज्यादा एक्टिव तो होगी ये सेकंड वाली, जिसने बेंजीन रिंग को ज्यादा रिएक्टिव किया। फिर आएगी फर्स्ट वाली जिसको ना कोई एक्टिवेट करता है ना कोई डीएक्टिवेट करता है, और क्लोरीन जो है ये बेंजीन रिंग को कुछ हद तक डीएक्टिवेट करती है। तो नाइट्रो ग्रुप तो स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये तो सबसे ज्यादा डीएक्टिवेट करेगा बेंजीन रिंग को। फिर आता है 24th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस विल बी पॉसिबल। तो मैंने आपको रेजोनेंस की 3 कंडीशंस लिखवाई थी, पाई पाई कंजुगेशन, एन पाई कंजुगेशन और पॉजिटिव पाई कंजुगेशन। तो इसमें
जो बी ऑप्शन है उसमें आपको दिखाई दे रही है पाई पाई कंजुगेशन। तो इस तरीके से सिर्फ बी ऑप्शन में रेजोनेंस होगी। 25th क्वेश्चन है एसिटाल्डिहाइड इज ए रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट ऑफ। रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट आपने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होती हैं उनमें रीअरेंजमेंट रिएक्शंस भी होती हैं। एक तो विनाइल अल्कोहल होती है ये, जो मैं अभी नीले सर्कल में बना रहा हूं ग्रुप ऑफ एटम्स, इसको विनाइल ग्रुप कहा जाता है। और अगर ऊपर OH ग्रुप लगा है तो दिस इज विनाइल ग्रुप। तो ये आप बाद में कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म में स्टडी करोगे कि इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है। ये प्रोटॉन हाइड्रोजन इधर जाता है, पाई बॉन्ड ऊपर, तो इससे बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड। ये स्ट्रक्चर बन जाती है। तो एसिटाल्डिहाइड इज ए रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट ऑफ विनाइल अल्कोहल। तो इस तरह से 25th क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। फिर 26th क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयंस। तो अब यहां पर हमें कार्बन आयंस की डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी की बात करनी है। 26th क्वेश्चन है, तो जो सबसे पहला हमें दे रखा है दैट इज टर्शरी ब्यूटाइल कार्बेनाइन। यहां पर होगा लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। ये है टर्शरी ब्यूटाइल कार्बेनाइन, इसको दिया गया है नंबर 1। और नंबर 2 पे है आइसोप्रोपाइल कार्बेनाइन, ये वाला नंबर 2। और नंबर 3 पे है इथाइल कार्बेनाइन, ये नंबर 3 पे। और नंबर 4 पे है बेंजाइल कार्बेनाइन, जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर जो कार्बन लगा होगा बेंजाइलिक कार्बन, उसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। तो ये है नंबर 4। तो आपको पता है कि जो बेंजाइलिक वाला होगा हमारे पास कार्बेनाइन, इट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और ये तो सिंपल हैं एल्काइल जो हैं हमारे पास कार्बेनाइंस, तो उनमें मैंने आपको ऑर्डर करवाया था कि टर्शरी कार्बेनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी सबसे कम। तो अब करेक्ट ऑर्डर जो है इनकी स्टेबिलिटी का वो होगा कि 4th सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद आएगा 1, 2 और 3 में जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो इस तरीके से ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो बनेगा। तो 26th क्वेश्चन का इस तरीके से सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर बनता है। फिर इसके बाद 27th, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। तो ये जब मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फाइंड करनी सिखाई थी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो वहां पर भी आपने सीखा था कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पता कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो यहां पर ये वाला कंपाउंड हमें दिया गया है 27th क्वेश्चन में। तो इसमें जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स वाली जो कार्बन्स हैं, तो वहां पर क्या सिचुएशन है, इस कार्बन का एक ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब 2 पाई बॉन्ड और 2 सिग्मा, तो इसकी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है sp। और इधर डबल बॉन्ड है, मतलब 1 पाई बॉन्ड है, अगर 1 पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। तो इस तरीके से हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का 27th का दैट इज सी ऑप्शन। और 28th क्वेश्चन जो है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये भी आप स्टडी करते हो केमिकल बॉन्डिंग में कि पैरामैग्नेटिक स्पीशीज कौन सी होती हैं। पैरामैग्नेटिक स्पीशीज होती हैं विच आर हैविंग एन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
तो फ्री रेडिकल है ए ऑप्शन। फ्री रेडिकल क्या होती है? न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग एन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन एटम। और बी ऑप्शन है कार्बोनियम आयन और कार्बोकेटायन, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सी ऑप्शन है कार्बन आयन, इसमें 3 तो कार्बन के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स हैं, मतलब 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, और एक कार्बन के ऊपर है लोन पेयर, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है। और जो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव तो यहां पर पैरामैग्नेटिक नहीं है, पैरामैग्नेटिक है सिर्फ ए ऑप्शन जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से 28th क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ए ऑप्शन। फिर 29th क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज ट्राइगोनल प्लेनर शेप। अब आपने जब स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी सीखी थी तब आपको बताया गया था कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है। मतलब अब हमें ट्राइगोनल प्लेनर शेप देखनी है तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp2, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसमें सेंट्रल एटम के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन्स हों वैलेंस शेल में। और यहां पर सिर्फ एक ही है केस हमारे पास जो मिथाइल कार्बोकेटायन है, यहां पर कार्बन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर आपको बनाकर एक्सप्लेन करूं तो इस तरह से कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं और इधर है पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो 6/2 दैट इज 3 वैलेंस। अगर फाइनल नंबर है 3 तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन की हमेशा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, या कभी कार्बन का एक पाई बॉन्ड हो तब भी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। फिर इसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, दैट इज द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। अब हमें कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी जो है उसको करना है डिस्कस। तो फर्स्ट केस हमें दिया गया है टर्शरी ब्यूटाइल कार्बन आयन, सेकंड जो है हमें दिया गया है आइसोप्रोपाइल कार्बन आयन, उसके बाद है इथाइल कार्बन आयन, और सबके बाद नंबर 4 हमें दिया गया है, मैं स्ट्रक्चर ही बनाकर बात करूंगा, दैट इज बेंजाइल कार्बन आयन। ये है नंबर 4। तो इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हमें देखना है। अब ये जो बेंजाइल कार्बन आयन है ये आप देख सकते हो कि इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस इफेक्ट के कारण स्टेबलाइजेशन होगी। इन तीनों में इंडक्टिव इफेक्ट के कारण स्टेबलाइजेशन होती है। तो रेजोनेंस इफेक्ट इज ऑलवेज स्ट्रांगली डोमिनेंट, तो इसीलिए ही ये सबसे ज्यादा स्टेबल हमारे पास स्पीशीज होगी। फिर इससे कम, तो ये तो सिंपल एल्काइल है हमारे पास कार्बन आयंस, इसमें एक स्टेबलाइजिंग ग्रुप है मिथाइल डी स्टेबलाइजिंग ग्रुप है, इसमें 2 डी स्टेबलाइजिंग ग्रुप्स हैं, और इसमें 3 डी स्टेबलाइजिंग ग्रुप्स हैं। तो इसलिए ये सबसे कम स्टेबल होगा। उससे ज्यादा स्टेबल है ये 3 वाला, उससे ज्यादा स्टेबल होगा यहां पर सेकंड वाला, नहीं सॉरी जो 3, हाँ उससे ज्यादा स्टेबल होगा हमारे पास यहां पर टर्शरी सबसे कम स्टेबल है, उसके बाद सेकेंडरी की बारी आती है तो सेकेंडरी नंबर 2 पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद प्राइमरी आता है जो नंबर 3 पे लिखा हुआ है, और इसको जो है इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो करेक्ट ऑर्डर है 30th क्वेश्चन में बी ऑप्शन 4 3 2 1। तो इस तरीके से हम कार्बन आयंस की जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आते हैं उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। और 31st क्वेश्चन है द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन और कार्बोकेटायन अमंग द फॉलोइंग इज।
तो अब हमें 4 ऑप्शंस दे रखी हैं, इनमें हमें देखना है द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटाइन। तो ए ऑप्शन है बेंजाइल कार्बोकेटाइन विच इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस इफेक्ट। बी ऑप्शन में जो पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन है दैट इज अवे, ये बेंजाइलिक नहीं है, तो इसलिए यहां पर रेजोनेंस इफेक्ट के कारण स्टेबलाइजेशन नहीं होगी। और सी ऑप्शन में दो दो बेंजीन रिंग्स हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड, तो इसलिए यहां पर मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन होगी। इसको एक बेंजीन रिंग स्टेबलाइज करती है, इसको दो बेंजीन रिंग स्टेबलाइज करती हैं, और इसको एक मिथाइल ग्रुप स्टेबलाइज करता है, और इसकी तो स्टेबलाइजेशन ही बहुत कम होती है, तो इसलिए मोस्ट स्टेबल होगा यहां पर सी ऑप्शन। तो 31st क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 31 के बाद है क्वेश्चन नंबर 32। तो इसमें हमें पूछा गया है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 32 में हमें स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड दी गई है, ये इट इज ब्यूटा 1,3 डाइआइन, ऊपर नंबरिंग भी की गई है 1 2 3 4, और क्वेश्चन जो है उसके मुताबिक स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हमने हाइब्रिडाइजेशन की बात की थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो मैंने बताया था कि सिर्फ 3 तरह की स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp sp2 और sp3। अगर कोई पाई बॉन्ड ना हो, चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड्स हों, तब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। एक पाई बॉन्ड हो तो हमें कार्बन के जो वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इसकी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन बनती है 2s1 2px1 2py1 2pz1। ये तो अगर चारों सिग्मा बॉन्ड्स हों तो चारों ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होते हैं, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब अगर एक पाई बॉन्ड हो तो हमें एक ऑर्बिटल को स्पेयर करना पड़ता है फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन। ये जरूरी नहीं कि 2pz को स्पेयर करना है, जस्ट कि 3 p ऑर्बिटल्स में से एक को स्पेयर रखना होता है। जनरली x और y जो हैं 2px और 2py वो पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो एक ऑर्बिटल स्पेयर रखा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, तो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई। अगर दो पाई बॉन्ड्स हों तो हमें दो p ऑर्बिटल्स को स्पेयर रखना पड़ता है, तब सिर्फ sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम फ्रॉम द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम फाइंड कर सकते हैं। अब ये भी आपको पता होगा कि मल्टीपल बॉन्ड्स में एक बॉन्ड होता है सिंगल सिग्मा बॉन्ड, बाकी सारे पाई बॉन्ड्स होते हैं। जैसे फर्स्ट कार्बन में आप देखो कितने पाई बॉन्ड्स हैं, ट्रिपल बॉन्ड है बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, तो ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड है सिग्मा, बाकी 2 पाई। तो फर्स्ट कार्बन के 2 पाई बॉन्ड्स हैं, इसलिए sp हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड कार्बन के भी 2 पाई बॉन्ड, sp हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड के भी ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई बॉन्ड sp, और फोर्थ कार्बन की भी sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑल दी कार्बन एटम्स आर sp हाइब्रिडाइज्ड। तो डी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद है 33rd क्वेश्चन। तो 33rd क्वेश्चन में पूछा गया है आइसोपेंटेन में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन एटम्स कितने हैं, और ये भी मैंने आपको बताया था आइसो नियो और ये जो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स में ये कैसे लिखते हैं। आइसो होता है जब एक कार्बन के साथ 2
सिमिलर ग्रुप्स, दो मिथाइल ग्रुप्स लगे हों किसी भी एल्केन में, अगर ऐसी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हो तो उसके लिए हम प्रीफिक्स आइसो यूज करते हैं। अब आइसोपेंटेन का मतलब है कि 5 कार्बन एटम्स हैं, तो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर आइसोपेंटेन। तो इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन एटम्स हमें काउंट करने हैं। तो जिस कार्बन के साथ एक कार्बन और अटैच्ड हो दैट इज ए प्राइमरी कार्बन, और उसके साथ जो भी हाइड्रोजन लगे होंगे दोज विल बी प्राइमरी हाइड्रोजन्स। जैसे आप यहां पे देख सकते हो ये वाला कार्बन जो है एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो इसको अब हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। इसी तरीके से ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है। फिर इसके बाद जिस कार्बन के साथ दो और कार्बन अटैच्ड हों उसको हम सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं, तो ये सेकेंडरी कार्बन हुआ। जिसके साथ 3 कार्बन एटम्स अटैच्ड हों उसको हम टर्शरी कार्बन बोलते हैं। तो यही हमें पूछा गया है कि टर्शरी कार्बन एटम्स कितने हैं, सिर्फ एक है। फिर उसके बाद सेकेंडरी कार्बन एटम्स कितने हैं, 2 हैं, सॉरी 2 नहीं, एक है, सेकंड वन। तो जो सेकेंडरी कार्बन एटम है वो भी एक है, और प्राइमरी कार्बन एटम्स कितने हैं, 1, 2 और 3। तो एक टर्शरी, एक सेकेंडरी और 3 प्राइमरी कार्बन एटम्स हैं। तो इस तरीके से 33rd क्वेश्चन के लिए जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 34। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी जो आप इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ते हो 11th में, उसमें से आयनिक इक्विलिब्रियम का एक कॉन्सेप्ट है वो यूज होता है। आयनिक इक्विलिब्रियम में आप पढ़ते हो एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स, और एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स में सेकंड आता है ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। तो उसमें हम रिलेटिव स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड्स और बेसिस कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तब हम कहते हैं कि अ स्ट्रॉन्ग एसिड हैज ए वीक कंजुगेट बेस व्हाइल अ वीक एसिड हैज ए स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। तो बेस या न्यूक्लियोफाइल एक ही चीज है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है न्यूक्लियस लविंग, यानी कि पॉजिटिव सेंटर को की तरफ अट्रैक्ट होने वाली स्पीशीज। पॉजिटिव सेंटर की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज ही होगी। तो जो भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है दैट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स और दैट विल हैव ए टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, तो वो बेस भी होगी। तो यहां पर आपको 4 बेसिस दे दिए गए हैं। ए ऑप्शन में लिखा है F नेगेटिव, बी ऑप्शन है OH नेगेटिव, सी ऑप्शन है CH3 नेगेटिव, और डी ऑप्शन है NH2 नेगेटिव। हमसे पूछा गया है हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी है, हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी या स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस वही होगा जिसका कंजुगेट एसिड वीकेस्ट है। तो कैसे हम लिख सकते हैं इनके कंजुगेट एसिड्स, कंजुगेट हाउ टू राइट ए कंजुगेट एसिड, ये भी हम पढ़ते हैं ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट में ही कि वी ऐड जस्ट ए प्रोटोन। अगर एक प्रोटोन ऐड कर दें तो उसका कंजुगेट एसिड बन जाता है। जैसे F नेगेटिव में H पॉजिटिव अगर ऐड करेंगे तो बन जाएगा HF, OH नेगेटिव में H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो बन जाएगा वाटर। तो वाटर इज ए कंजुगेट एसिड ऑफ OH नेगेटिव। CH3 नेगेटिव में H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो बन जाएगी मीथेन। तो मीथेन इज ए कंजुगेट एसिड ऑफ CH3 नेगेटिव दैट इज मिथाइल कार्बेनाइन। और NH2 नेगेटिव यानी कि एमाइड आयन का कंजुगेट एसिड होता है NH3। अब स्ट्रॉन्गेस्ट जो स्ट्रॉन्गली न्यूक्लियोफिलिक है वो देखना है, तो इसका मतलब है कि उसका कंजुगेट एसिड जो है दैट शुड बी वीकेस्ट। वीकेस्ट एसिड का कंजुगेट बेस होगा स्ट्रॉन्गेस्ट। HF हैलोजन एसिड है, क्वाइट एसिडिक, वाटर भी H पॉजिटिव दे देता है, नो डाउट HF से तो कम एसिडिक ही है। अमोनिया ये भी कम एसिडिक है, और मीथेन एसिडिक हो ऐसा कभी किसी ने सुना भी नहीं है। मीथेन में से हाइड्रोजन को लूज करना एज H पॉजिटिव पॉसिबल ही नहीं होता।
इट इज ए वेरी वेरी वी कैन से वेरी वेरी वीक एसिड, तो इसका कंजुगेट बेस जो होगा दैट विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। तो इसका मतलब CH3 नेगेटिव जो है दैट विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल अमंग ऑल दीज 4 एनाइंस। जो मैंने ब्लू कलर में लिखे हैं 4 एनाइन, उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग है मिथाइल। तो मिथाइल कार्बन आयन जो है दैट हैज हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो 34th क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर, दैट इज CH3 नेगेटिव और मिथाइल कार्बन आयन। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टेंस। ये भी हमें पता है कि जैसे जब हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट करते हैं तो उसमें साइज ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द परसेंटेज s कैरेक्टर। क्योंकि s ऑर्बिटल होता है छोटा, p ऑर्बिटल होता है बड़ा, तो जितनी s की कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगी उतना ही साइज ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल s के क्लोज होगा यानी कि छोटा होगा। जितनी p की कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगी उतना ही साइज ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल बड़ा होगा यानी कि p के नजदीक होगा। अब sp में हम देखें तो s है 1 ऑफ द 2 यानी कि 50% कंट्रीब्यूशन है। तो यहां पर साइज ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल है अगर इतना, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s हो गया अब 1/3, तो कंट्रीब्यूशन इसकी हुई 3.33%। तो अब s कैरेक्टर कम हुआ, s की कंट्रीब्यूशन कम हुई या p की कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो गई, तो साइज ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी मोर क्लोज टू द साइज ऑफ p, दैट इज इट विल बी ए बिगर वन। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें s है 1/4 यानी कि p की कंट्रीब्यूशन हो गई 75%। तो इसलिए साइज ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है दैट विल बी मोर क्लोज टू द साइज ऑफ p, दैट इज ये बहुत बड़ा ऑर्बिटल होगा। अब जितना बड़ा ऑर्बिटल होगा उतना ही ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड लेंथ। जैसे इनके साथ इन तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो यहां पर बॉन्ड लेंथ है लगभग इतनी, इस केस में बॉन्ड लेंथ ज्यादा और इस केस में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। तो नेचुरल बात है कि इथीन में इथाइन C2H2 में हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, उसमें बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज शॉर्टेस्ट। फिर इथिलीन या इथीन उसमें sp2 है तो बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज्यादा, और इथेन में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। तो इनमें से अगर हम इथेन और मीथेन का कंपैरिजन करें जस्ट, तो उस केस में जो मीथेन होती है CH4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें भी, और इथेन में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही है। पर मीथेन वाले केस में साइज ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल थोड़ा सा छोटा होता है, बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम होती है। इसलिए 35th क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन, कि उसमें इथेन के केस में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, फिर आएगा मीथेन, फिर उसके बाद आएगी इथिलीन, और सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ होगी एसिटिलीन में। तो इस तरीके से 35th क्वेश्चन जो है उसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। फिर 36th क्वेश्चन CN बॉन्ड इन मिथाइल अमीन। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, दिस मिथाइल अमीन होता है CH3NH2, इसमें कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड जो है दैट इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ। अब कार्बन और नाइट्रोजन में सिंगल बॉन्ड्स हैं, कार्बन का कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो कार्बन की स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है sp3। नाइट्रोजन का भी कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। बॉन्ड्स चाहे 3 है, चौथे हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है दैट कंटेन्स ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन जो है
वो दोनों एटम्स की sp3 है, कार्बन का भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और नाइट्रोजन का भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो एंड टू एंड या एक्सियल ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनाते हैं बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आप स्टडी कर रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 37 है जो उसमें पूछा गया है द चेंज इन स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एस्टेरिस्क कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। मतलब ये इक्वेशन दे रखी है आपको, ये वाली कार्बन जिसके ऊपर स्टार लगाया है इसकी जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है उसमें क्या क्या चेंज हो रही है। CONH2 यानी कि एसिडअमाइड ग्रुप ऐसा होता है, तो ये वाली कार्बन है यही एस्टेरिस्क कार्बन। तो इसमें देखो पहले ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड्स हैं। अगर एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड्स हों तब हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। और यहां पर इस कार्बन में एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड है। अगर एक पाई बॉन्ड है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। तो इस तरीके से जो एस्टेरिस्क कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज होती है फ्रॉम sp टू sp2। यही है ए ऑप्शन। तो इसका मतलब 37th क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन। फिर 38th क्वेश्चन अगर आप देखो कि इफ पैरामिथॉक्सी टोलुइन इज नाइट्रेटेड द मेजर प्रोडक्ट इज। तो सबसे पहले मैं बोर्ड पर आपको बनाकर दिखाता हूं। पैरामिथॉक्सी टोलुइन, टोलुइन होती है ये, और पैरामिथॉक्सी पैरा पोजीशन पर ये मिथॉक्सी ग्रुप लगा है। तो इसके बाद आप देख सकते हो ये इंडक्टिव इफेक्ट या हाइपर कंजुगेशन के कारण इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये रेजोनेंस इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीजिंग ग्रुप है। तो दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन सा है? तो स्ट्रॉन्ग होता है इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट। तो इसलिए मिथॉक्सी ग्रुप जो है दैट विल बी ए डोमिनेंट ग्रुप। तो जो भी डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस होगा वो चलेगा ज्यादा इस मिथॉक्सी ग्रुप का ही। तो अगर हम इस कंपाउंड की नाइट्रेशन करें, मतलब NO2 पॉजिटिव ग्रुप को कहीं लगाना हो तो कहां लगेगा? वो मिथॉक्सी ग्रुप के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे चलेगा। इसकी ऑर्थो पोजीशंस हैं ये दोनों, और पैरा पोजीशन पर तो पहले ही मिथाइल ग्रुप है। तो इसलिए जो इनकमिंग नाइट्रो ग्रुप होगा वो लगेगा या यहां पे या यहां पे, यहां पे सब्स्टिट्यूशन होगी। तो इसके अकॉर्डिंगली जो 38th क्वेश्चन है उसका बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद आता है 39th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट रिगार्डिंग द -I इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। तो -I इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स, तो इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने आपको जो इनकी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इन्फ्लुएंस उस या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन्फ्लुएंस का ऑर्डर भी आपको एक करवाया था। तो उसी के अकॉर्डिंगली ही इस क्वेश्चन का हम आंसर दे सकते हैं। तो उसमें नो डाउट ये वाला चीज तो नहीं थी। ये है हमारे पास टर्शरी मिथाइल ग्रुप, टर्शरी अमीनो ग्रुप, एंड दिस वन इज मिथॉक्सी ग्रुप और एल्कोक्सी ग्रुप, और ये है हेलोजन। तो -I इफेक्ट जो है वो फ्लोरीन का मैक्सिमम होगा इन तीनों में, फिर उसके बाद ईथर, और उसके बाद आएगा ये वाला ग्रुप, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन के साथ दो दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी को डिक्रीज करेंगे। मिथॉक्सी ग्रुप में सिर्फ एक डिक्रीज करने वाला ग्रुप है, इसलिए मिथॉक्स जो भी है ये एल्कोक्सी ग्रुप। तो इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी थोड़ी इससे ज्यादा होगी। तो इस तरह से 39th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है सी ऑप्शन।
फिर 40th क्वेश्चन है पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्रोलीन। एक्रोलीन में पोलराइजेशन कैसे होगी? तो पोलराइजेशन होगी इसमें ड्यू टू रेजोनेंस। तो मैं इसकी आपको रेजोनेंस ही शो करके ये एक्सप्लेन करता हूं। एक्रोलीन जो कंपाउंड होता है दैट इज दिस, वो ये वाला कंपाउंड होता है, इसको हम कहते हैं एक्रोलीन। अब आप देख सकते हो यहां पर है पाई पाई कंजुगेशन, तो रेजोनेंस तो होगी ही। पर कार्बन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट टेंड्स टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन पेयर ओवर इटसेल्फ। तो फिर क्या बनेगी अगली स्ट्रक्चर इसकी? यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन में रह जाएगा सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर एक आएगा लोन पेयर। अब इस पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, उसको भी हमने ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर कर दिया, तो इस कारण ऑक्सीजन एटम के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो इट विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नेबरिंग कार्बन। अब उसका एक पाई बॉन्ड है, तो वो पाई बॉन्ड जो है वो इधर को शिफ्ट हो जाएगा, ताकि जो कार्बोनिल कार्बन थी इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंपेंसेट हो जाए। तो इस तरह से करने से इस पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, जब इनको इधर शिफ्ट कर दिया तो दिस कार्बन विल लूज वन इलेक्ट्रॉन, इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। तो जब हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड लिखते हैं तो उसमें जो स्केलेटन तो है कॉमन सभी स्ट्रक्चर्स में, उसको तो वैसे ही लिख लिया। फिर आप देखते हो यहां पर है डबल बॉन्ड, यहां पर है सिंगल बॉन्ड, तो हम डॉटेड लाइन से पार्शियल डबल बॉन्ड बना लेंगे। यहां पर है सिंगल, आगे हो गया डबल, तो यहां पर भी डॉटेड लाइन से पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा। फिर डबल और सिंगल बॉन्ड, तो इधर भी डॉटेड लाइन से पार्शियल डबल बॉन्ड। अब ये ऑक्सीजन है नेगेटिवली चार्ज, ये ऑक्सीजन है न्यूट्रल, तो एवरेज हम करेंगे इसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन है न्यूट्रल, इस कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो इधर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन के ऊपर आएगा डेल्टा नेगेटिव और कार्बन के ऊपर होगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ये सिर्फ डी ऑप्शन में ही गिवन है। तो इस तरीके से 40th क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर है 41st क्वेश्चन, द हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजीन इज 50 किलो कैलोरी पर मोल। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का मतलब कि बेंजीन में हाइड्रोजन ऐड करके जब हम साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं तो कितनी हीट रिलीज होती है, दैट इज 50 किलो कैलोरी पर मोल। The resonance energy of benzene is 36 kilocalorie per mole. तो heat of hydrogenation of cyclohexene is, साइक्लोहेक्सीन की हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कितनी होगी? तो ये क्वेश्चन हम करेंगे कुछ इस तरह से। क्वेश्चन नंबर है 41। बेंजीन की मैं यहां पर कैक्यूल स्ट्रक्चर लिखकर ही इसको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें आप देख सकते हो 3 पाई बॉन्ड्स हैं और साइक्लोहेक्सीन में सिर्फ एक पाई बॉन्ड होता है, जिसकी हाइड्रोजिनेशन करें मतलब हम हाइड्रोजन ऐड करें तो साइक्लोहेक्सेन बन जाती है। तो साइक्लोहेक्सीन में सिर्फ एक पाई बॉन्ड की रिडक्शन हुई, यहां पर 3 पाई बॉन्ड्स की रिडक्शन होनी है, इसलिए वी विल हैव टू ऐड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। इस तरीके से तो बेंजीन की इस रिएक्शन में कितनी हीट जो है, जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है दैट इज ओनली 50 किलो कैलोरी पर मोल ये। और बेंजीन में रेजोनेंस एनर्जी जो है दैट इज 36 किलो कैलोरीज। रेजोनेंस एनर्जी इज 36 किलो कैलोरी पर मोल। अब कैसे हम देखेंगे, अब देखो आप अगर,
तो साइक्लोहेक्सीन जो है इसकी हमें हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो तीनों पाई बॉन्ड्स को खत्म कर किया तो 50 किलो कैलोरी हीट जो है, और उसके साथ साथ 36 किलो कैलोरीज हीट जो है वो डिक्रीज हुई थी ड्यू टू रेजोनेंस। तो इस तरीके से टोटल हीट चेंज जो होगी दैट विल बी 50 प्लस 36 दैट इज 86 किलो कैलोरीज। अब साइक्लोहेक्सीन में तो सिर्फ एक है पाई बॉन्ड हमारे लिए, तो एक के लिए कितनी एनर्जी लगेगी दैट विल बी 86/3 दैट इज 28.67% नहीं सॉरी किलो कैलोरी पर मोल। तो साइक्लोहेक्सीन में कितनी होगी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली दिस, और अगर राउंड ऑफ कर दे तो 29 किलो कैलोरी पर मोल, यानी कि 40 फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी। फिर 42nd क्वेश्चन है इन बेंजीन दी ऑल दी 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैव दी सेम बॉन्ड लेंथ। तो ये भी हम रेजोनेंस इफेक्ट में देखते हैं कि बेंजीन जो है उसमें ऑल्टरनेट, उसकी एक्यूल स्ट्रक्चर में ऑल्टरनेट 3 पाई बॉन्ड्स हैं और 3 सिंगल बॉन्ड्स हैं। पर रेजोनेंस जब होती है, रेजोनेंस हाइब्रिड हम बनाते हैं, तो तब किन्हीं भी दो नेबरिंग कार्बन्स के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज एग्जैक्टली सेम। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर सेम है, बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो बॉन्ड लेंथ सेम है। तो फिर बेंजीन के 6 बॉन्ड जो हैं वो सेम कैसे होंगे? ड्यू टू रेजोनेंस ओनली। तो इसलिए 42nd क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी। फिर 43rd क्वेश्चन है द काइंड ऑफ डीलोकलाइजेशन इन्वॉल्विंग सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल्स। अब सिग्मा बॉन्ड वाले ऑर्बिटल जो हैं वो किस तरह की डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे? 43rd क्वेश्चन, तो जब मैंने आपको हाइपर कंजुगेशन करवाई थी तो उस टाइम पे भी आपने देखा था, मैंने एग्जांपल शुरू में ली थी प्रोपीन की। तो इसमें पाई बॉन्ड के साथ कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व था? ये कार्बन हाइड्रोजन वाला सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह से सिग्मा ऑर्बिटल जिसमें इन्वॉल्व होगा वो कौन सा इफेक्ट होगा? दैट विल बी हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ओनली। इंडक्टिव इफेक्ट में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। मीजोमेरिक इफेक्ट में या तो सिर्फ पाई बॉन्ड्स या पाई बॉन्ड्स के साथ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में भी पाई इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स और साथ में सिग्मा बॉन्ड भी इन्वॉल्व होता है। फिर 44th क्वेश्चन है इन द एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन द रिएक्टिव इंटरमीडिएट इज। अल्कोहल से एल्कीन बनाना है तो एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन हम करते हैं। ये हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर में एल्कीन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में भी करेंगे। एसिडिक डिहाइड्रेशन करते टाइम सबसे पहला जो होता है पॉइंट दैट इज प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। एसिड है तो नो डाउट वो आयोनाइज होकर H पॉजिटिव आयन तो देगा ही देगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी होता है। अब पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो H पॉजिटिव आयन जो है वो रेडिली ऑक्सीजन के ऊपर ही अटैक करेगा। तो इस तरह से पहला स्टेप होता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल की फॉर्मेशन। एक और हाइड्रोजन यहां पे आके ऐड हो गया। तो बॉन्ड बनने से पहले लोन पेयर वाज एक्सक्लूसिवली ऑन ऑक्सीजन। जब बॉन्ड बना तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के शेयर में आ गया, था वो ऑक्सीजन का। इस तरीके से ऑक्सीजन का लॉस हुआ एक इलेक्ट्रॉन का, तो इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज।
अब आप देख सकते हो ऑक्सीजन यहां पर इस पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब जिसने दूसरों से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करना होता है, दूसरों से इलेक्ट्रॉन्स को खींचना होता है, और यहां पे खुद उसी से ही, ऑक्सीजन से ही कोई हाइड्रोजन खींच कर ले गया, और वो भी कौन? ये छोटी सी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ही अगर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाए तो ऑक्सीजन के लिए तो ये बहुत बुरी बात होगी कि एक सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से एक छोटी सी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले गई। तो ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज को बर्दाश्त नहीं करती, तो इसलिए यहां से वो क्या करेगी, रेडिली जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड था वही लेकर इस मॉलिक्यूल से फ्री हो जाएगी। तो क्या बनेगा हमारे पास, इस बॉन्ड में अब आप देखोगे कि एक इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का। तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो बनेगा कार्बोकेटाइन। ऑक्सीजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा, अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के दौरान हमारे पास क्या बना, कार्बोकेटाइन। तो 44th क्वेश्चन में इस तरीके से जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है दैट इज ए कार्बोकेटाइन। फिर इसके बाद इसके CH3 वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन जाके इलिमिनेशन होती है। फिर 45th क्वेश्चन है द वाइटल फोर्स थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो ये पुराने टाइम की बात है जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ज्यादा अभी इंफॉर्मेशन नहीं आई थी कहीं से भी। तो उस टाइम पे, पुराने टाइम में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं होते थे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो सिर्फ लिविंग सोर्सेज से ही मिलते थे हमें। तो इसीलिए ही, क्योंकि वो बनते सिर्फ लिविंग सोर्सेज में ही हैं, या तो एनिमल्स में या प्लांट्स में, तो इसलिए कहा गया कि इन स्पीशीज में कोई वाइटल फोर्स होती है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन में हेल्प करती है। तो जो इनऑर्गेनिक हमारे पास सिस्टम्स हैं जैसे लेबोरेटरी में, तो वो वाइटल फोर्स हम कर ही नहीं सकते ओरिजिनेट, तो कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म हो जाएंगे। तो ये थ्योरी सबसे पहले दी थी बर्जीलियस ने। तो बर्जीलियस gave the vital force theory according to which the organic compounds could be synthesized only in laboratory, only in living systems, that is animals or plants. So vital force theory was propounded by Berzelius. And who prepared, 46th question है, who prepared the first organic compound in the laboratory? तो vital force theory को पहला धक्का लगा था जब वॉहलर ने एक्सीडेंटली यूरिया प्रिपेयर कर ली थी लेबोरेटरी में। तो अमोनियम साइनेट की वो डिहाइड्रेशन कर रहा था, उसको हीट किया अगर केयरफुली तो उससे यूरिया बन गई। अब यूरिया एक नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना कहां पे, लेबोरेटरी में। तो इसलिए वाइटल फोर्स थ्योरी को जो पहला मेजर धक्का था वो इसी से लगा था, बाय द रिएक्शन दैट वाज कैरिड आउट बाय वोहलर। तो वोहलर prepared the first organic compound urea in laboratory. फिर 47th क्वेश्चन है, टू मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, जैसे एल्केन्स हम देखें तो उनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो पहला है इसका मेंबर मीथेन, दूसरा आता है इथेन C2H6। तो इन दोनों में डिफरेंस किसका है, सिर्फ CH2 का। इसके बाद तीसरा मेंबर है प्रोपेन C3H8, तो यहां पर भी CH2 का ही डिफरेंस है। तो होमोलोगस सीरीज में ये है होमोलोगस सीरीज, CH2 और ऐड करेंगे तो C4H10 फिर C5H12। तो किसका डिफरेंस है, CH2 ग्रुप का या इनके मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होगा, क्योंकि इनका जनरल फॉर्मूला तो एक ही है। सभी एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला डिफरेंट नहीं होगा। फिर डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी नहीं होंगे, सिमिलर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होंगे, थोड़ी बहुत वेरिएशन तो उनमें होगी ही।
और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल नहीं होंगी, बिल्कुल सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी सारे के सारे होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स की। तो इसलिए 47th क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फिर है 48th क्वेश्चन, द कंपाउंड्स विच कंटेन वन और मोर एटम्स अदर देन कार्बन एटम सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर इन द रिंग ऑफ कार्बन एटम्स आर कॉल्ड। तो ये जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स करते हैं पर्टिकुलरली, तब भी हम ये स्टडी किया करते हैं कि कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती। जैसे एक ये कंपाउंड है फ्यूरेन, तो इसमें एक ऑक्सीजन है। फिर इसी तरह से एक कंपाउंड होता है पाइरोल, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर होता है लोन पेयर। ये लोन पेयर भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, इसलिए इनको हम पाई इलेक्ट्रॉन्स में ही कंसिडर करते हैं। तो इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में और एक एग्जांपल है दैट ऑफ पिरिडीन, जैसे ये। तो मतलब साइक्लिक कंपाउंड में अगर हम कार्बन एटम एक को रिप्लेस कर दें किसी और हेट्रो एटम से, यानी कि अदर देन कार्बन एटम से, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा करते हैं। और फिर लास्ट क्वेश्चन है 50th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। 50th क्वेश्चन, तो इसमें है एलाइल कार्बोनियम आयन और कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्रोपाइल कार्बोनियम आयन। एलाइल कार्बोनियम आयन जो है दैट इज ए ऑप्शन में जो दे रखा है वो होता है, ये है हमारे पास प्रोपिलीन। यहां से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, ये चीज, दिस इज एलाइल कार्बोनियम आयन, और प्रोपाइल कार्बोनियम आयन होता है ये। तो जो सभी ऑप्शंस हैं उनमें यही दो वेरिएबल हैं हमारे पास। तो ये वाला जो है इट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस इफेक्ट, और ये प्रोपाइल कार्बोनियम आयन जो है दैट इज स्टेबलाइज्ड ओनली बाय इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसलिए एलाइल कार्बोनियम आयन इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन प्रोपाइल कार्बोनियम आयन। तो 50th क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ए ऑप्शन।